Good morning guys, this is Vishnu Sharma and I am going to teach you science of class 9th. Okay, so we are starting chapter 1st of 9th class, matter in our surrounding. Okay, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर क्या होता है। अगर हम देखें तो हमारे आसपास की सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। तो अगर मैटर की डेफिनेशन देखी जाए तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड हैव सम एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज़ नोन टू बी मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो जगह घेरे वही मैटर है। तो हम अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मास और जो जगह ना घेरे, जिसका कुछ मास ना हो और जो जगह ना घेरे। हम देख सकते हैं इवन एयर भी जगह घेरती है और उसका मास होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चेयर मास है एंड जगह घेरती है। एयर का भी मास है। हम देख सकते हैं कि खाली सिलेंडर होता है, खाली सिलेंडर का वेट होता है लगभग 14.2 kg एंड जब उसमें गैस भर जाती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। इट मीन्स क्या, उसका मास बढ़ गया, तो वो भी हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैटर है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैटर ना हो। अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ जानने वाले हैं कि मैटर होते कैसे हैं एंड बनते किससे हैं। ओके, तो मैटर की हम बात करते हैं। फिजिकल नेचर हम जानते हैं पहले मैटर का। मैटर बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सिंपल है, मैटर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स which cannot be seen by naked eyes। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। ये पार्टिकल आपस में मिलते हैं, फिर एक शेप देते हैं, साइज देते हैं। ओके, अब हम इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पेपर में भी आता है और बाकी जगह भी पूछा जाता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता ही दिया कि टेनी होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई, पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया कि काफ़ी छोटे होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता नेक्ड आई से। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। सेकंड है कि पार्टिकल्स जो हैं, मैं एक शेप बना के दिखा देता हूँ रफली। जैसे सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड मैटर है, ये लिक्विड मैटर है एंड ये मान लो गैस मैटर है, गैसेस मैटर। इसमें क्या होगा, ये भी पार्टिकल से बना है, ये भी पार्टिकल से बना है एंड ये भी पार्टिकल से बना है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से पूरे पार्टिकल से भरा हुआ है। एंड इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से मान लो। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या हैं, अपनी पोजीशन पे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, कॉन्टिन्यूसली मूव। अब ये मूव क्यों करते हैं, रीज़न क्या है इनके मूव होने का। तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। तो जैसे कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये मूव करते हैं, सभी ये मूव करेंगे। ठीक है,
थर्ड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस जरूर होता है। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ, इन पार्टिकल्स के बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखाया, इनमें थोड़ा ज़्यादा दिखाया और इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया। तो जो सॉलिड मैटर होंगे इनके पार्टिकल के बीच में कम स्पेस होता है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। मतलब क्या है कि इनके बीच में आपस में एक फोर्स है जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को बाइंड कर रखा है। ये फोर्स टूटने की वजह से ही अपनी स्टेट में चेंज लेके आते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैसेस बनता है। तो यही रीज़न है कि इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है ये टूटते ही ये और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, इनके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है और ये अपनी स्टेट बदल लेते हैं। मैंने इसमें सेकंड पॉइंट लिखवाया, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। इसका मैं यूज़ बताता हूँ। देखो, हमारे पास अगर कोई सॉलिड मैटर है, अगर हम सॉलिड मैटर में कोई दूसरे मैटर को मिलाना चाहें, वो नहीं मिक्स होगा। वो रीज़न यही होता है कि सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस नहीं है कि दूसरे पार्टिकल्स आके इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकें। तो इसी वजह से सॉलिड मैटर में दूसरा कोई मैटर हमारा डिसॉल्व नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता। लेकिन लिक्विड मैटर के पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो इनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि वाटर में चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। वो यही कारण है कि इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स आते हैं और इसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड गैसेस में तो मोस्टली सारी ही चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। देखा होगा, हम किसी भी चीज़ को इवेपोरेट करा के गैसेस फॉर्म में ला के हवा में मिक्स कर देते हैं। तो वो यही कारण है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो कोई भी चीज़ जाके इसमें डिफ्यूज़ हो सकती है, मिक्स हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला मैंने पॉइंट बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मैटर अपनी स्टेट बदल सकते हैं। मैटर मेनली 3 स्टेट में पाए जा रहे हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। तो ये हम तीनों स्टेट्स जानेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों मैटर की प्रॉपर्टीज़ जाननी है और इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ जाननी है। ठीक है, और ये पेपर में आ जाता है, इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो ये पता होने चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सॉलिड कैसे होते हैं। सॉलिड मैटर आप देख सकते हो अपने सामने कि इनकी फिक्स शेप होती है, साइज़ होती है एंड वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप, साइज़ एंड वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें इनकी फिक्स होती हैं। साइज़, शेप एंड वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी लास्ट टॉपिक में एक रफली शेप बना के दिखाई थी कि पार्टिकल्स जो थे वो टाइटली पैक थे, पास थे। तो पास होने की वजह से क्या होता है, इनकी शेप फिक्स हो जाती है, साइज़ और वॉल्यूम। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को भरते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। देखा होगा कि अगर मैं बोतल में पानी रखता हूँ तो बोतल की शेप ले लेगा, और उसी पानी को अगर मैं गिलास में डालता हूँ तो गिलास की शेप ले लेगा। तो उसकी शेप फिक्स नहीं होती। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब लिक्विड जो भी कंपोनेंट होगा, लिक्विड मैटर के जो वॉल्यूम होगा वो एकदम फिक्स होगा। एक गिलास में पानी ले लेता हूँ या आधा गिलास पानी ले लेता हूँ, उसमें मैं चीनी को डिसॉल्व करता हूँ। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो क्या था, उस लिक्विड का जितना वॉल्यूम था वो फिक्स था, उससे ऊपर हम नहीं ले सकते। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक बोतल में मैंने आधी बोतल पानी लिया, उसको मैंने किसी और कंटेनर में डाला, तो पानी तो उतना ही रहेगा जितना बोतल में था, उसमें तो बढ़ेगा या कम नहीं होगा। तो वो फिक्स्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैसेस की अगर बात करें तो ना तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही शेप और ना ही साइज। दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप
नॉर वॉल्यूम। ये किसी भी चीज़ की शेप ले लेते हैं और इनमें कोई भी चीज़ हम डिसॉल्व कर सकते हैं और करते रह सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं, तो हम वहीं से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी उठाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। मैंने बताया था स्पेस कम होता है, इसी वजह से सॉलिड में दूसरी चीज़ें डिसॉल्व नहीं होती। लिक्विड का अगर इसके कंपैरिजन में करेंगे तो ज़्यादा होता है, हायर देन सॉलिड। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, हाईएस्ट स्पेस बिटवीन दैम। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, अब देखो अगर पार्टिकल्स ज़्यादा पास हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर हम सॉलिड पार्टिकल की बात करें तो इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके बीच का जो होता है वो थोड़ा इससे कम होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स की बात कर सकते हैं तो इसमें होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें होता है वीकर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। इसमें हम बात करें तो इसमें वीकेस्ट फोर्स होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो ये जो होते हैं सॉलिड, ये हमारे इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब सॉलिड पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको कंप्रेस करके इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। बट हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसके कंपैरिजन में इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी भी लिक्विड मैटर को किसी भी कंटेनर में भर रहे हैं तो वो कंप्रेसिबल है, इसी वजह से भरा जा रहा है। गैसेस की बात करें तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम गैसेस को प्रेशर बढ़ा के किसी भी सिलेंडर वगैरह में भर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की फ्लूइडिटी, हमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी जाननी है। फ्लूइडिटी होती क्या है? फ्लूइडिटी मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन फ्लो, मतलब कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है। तो सॉलिड तो फ्लो करते ही नहीं, हम देख सकते हैं सॉलिड तो फ्लो कर ही नहीं सकते। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, तो लिक्विड की फ्लूइडिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा गैसेस की होती है। हम गैस को तो देखते ही हैं कि हमारे आसपास गैस फ्लो ही कर रही है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या ये जो है अपने पास मैटर स्टेट्स बदल सकते हैं, और बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे वो जानना है हमें। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो हम इसमें जानने वाले हैं कि क्या हमारे पास जो सॉलिड मैटर है या लिक्विड मैटर और गैस मैटर है, ये अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मैटर जो है हमारा सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैसेस बन सकता है, और सॉलिड डायरेक्टली गैसेस बन सकता है एंड गैसेस डायरेक्टली सॉलिड बन सकता है। हमने जान लिया चेंज कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? कुछ इसके कंडीशंस तो होंगी, तो हम वही कंडीशंस जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं तो उस पर मैटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, मैं टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं
टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये मैटर है सपोज, सॉलिड मैटर ये मान लेते हैं, तो हमने पढ़ा कि सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, राइट। ओके, मैंने एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं अपने स्पेस अपनी जगह पर मूव करते रहते हैं। अब ये पार्टिकल जब मूव करते हैं तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हम हीट दे रहे हैं, इसके पार्टिकल्स को हीट दे रहे हैं। हीट देने पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल अपनी जगह पर तेज़ तेज़ मूव करेंगे, तेज़ तेज़ मूव करेंगे, तो इनके मूव होने की वजह से जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होने लग जाता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। अब ये फ्री होते ही क्या है, ये दूर दूर होने लगेंगे, एंड दूर दूर होने लगेंगे तो हमारे पास अगर सॉलिड है तो ये लिक्विड में बदलने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में बदलने लगेगा, और अगर लिक्विड है तो गैसेस में बदलने लगेगा, गैसेस स्टेट में जाने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेम्परेचर बताने वाला हूँ। हर एक सॉलिड मैटर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर एक सॉलिड मैटर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में आना शुरू करता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर at which a solid starts changing to liquid state। जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 केल्विन। हम टेम्परेचर को वैसे तो 3 डिग्रीज में मेज़र करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मैं केल्विन में मेज़र कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है हमारे 273 केल्विन के। तो मैं इसमें से अगर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हमारी आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम अब बात करते हैं, स्टॉप करना, तो अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये तो मेरा मैंने बता दिया सॉलिड लिक्विड में आ रहे हैं। ठीक है, अब लिक्विड गैस में कैसे आती है वो भी मैं बता देता हूँ। लिक्विड टू गैसेस स्टेट, इसके लिए एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैसेस बनना शुरू करती है, कोई भी लिक्विड गैसेस बनना शुरू करती है। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इस पे वाटर क्या करता है, गैसेस बनना शुरू कर देता है इवेपोरेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो हमारा ये लिक्विड गैसेस स्टेट में आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो चीज़ें पढ़नी है हमें। फ्यूज़न का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसमें क्या है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। मतलब क्या है, इसमें हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड मैटर को लिक्विड में बदल ले। मतलब अगर मैं 1 kg सॉलिड मतलब आइस ले लेता हूँ, उसको लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, और हम इसको ले सकते 1 kg ऑफ लिक्विड मैटर टू गैसेस स्टेट।
इलेक्ट्रिक हीट ऑफ फ्यूज़न है, इलेक्ट्रिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता दी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका टूट रहा है और वो और ज़्यादा फ्री होके घूम रहे हैं। फ्री होके घूमने से क्या होगा, अपने आप वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर मैं इस पर प्रेशर डालूँ तो क्या होगा, अगर हम मैटर पे, किसी मैटर पे प्रेशर डालें, प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या होने वाला है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर का मतलब है, हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाते हैं तो वही हमारा प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि हम पार्टिकल्स को और पास लेके आ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन पार्टिकल पे प्रेशर पड़ रहा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो इस तरीके से बनने लगेंगे। तो हमारे पास अगर कोई गैसेज स्टेट का मैटर है, गैसेज मैटर है, तो ये क्या होगा, हमने इस पर प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स पास आने लगेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से क्या है, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट कम हो रही है। ओके, तो हमने तो पढ़ा था कि सॉलिड पार्टिकल के बीच में वो पार्टिकल मूव करते हैं बट कम स्पीड से मूव करते हैं। तो गैसेज हमारी लिक्विड में आना शुरू कर देंगी और लिक्विड जो है वो हमारे पास सॉलिड में आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, पार्टिकल्स पे मैं प्रेशर लगाने लगूं टेम्परेचर कम करके, तो टेम्परेचर हमारा क्या काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, और प्रेशर क्या कर रहा है, पार्टिकल्स के स्पेस को रिड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से पार्टिकल पास आएंगे और ये सॉलिड स्टेट में आने लगेगा। गैसेज है तो लिक्विड में आएगा और लिक्विड है तो सॉलिड में आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी गैसेज हैं जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी होती है, तो हम गैसेज को लिक्विफाई करने के लिए ये वाला मेथड अपनाते हैं, गैसेस को लिक्विड में ले आते हैं। तो गैसेस का हम वही करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स पास आने लगते हैं और वो लिक्विड में आ जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें एक वर्ड और है, एक टर्म है जिसको बोला गया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास सॉलिड मैटर डायरेक्टली गैसेस बनता है और गैसेस मैटर डायरेक्टली सॉलिड बनता है। हमने अब तक देखा कि सॉलिड पहले लिक्विड में आ रहा था और लिक्विड के बाद गैसेस स्टेट में जा रहा था, यही हमने देखा। या फिर गैसेस मैटर था, वो पहले लिक्विड में आ रहा था और लिक्विड के बाद वो सॉलिड में जा रहा था। बट ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस बन जाए बिना लिक्विड में आए और गैसेस डायरेक्टली सॉलिड बन जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो कुछ नहीं है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड मैटर डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस स्टेट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है गैसेस सॉलिड में बन रहा है। अब मैं एग्जांपल बता दूं, आप सोचो क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके। हम डेली लाइफ में देखते हैं चीज़ें। सबसे पहला एग्जांपल है कैम्फर, जो घर में हम पूजा में कपूर यूज़ करते हैं, उसको अगर हम बाहर एक दिन के लिए खुला छोड़ दें तो सुबह आप रखोगे, शाम में उसकी साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा। साइज़ रिड्यूस होने का मतलब है बाकी का जो कपूर था कहाँ गया, तो वो कपूर डायरेक्टली गैसेस बन के उड़ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, नैप्थेलिन बॉल्स। नैप्थेलिन बॉल्स देखी होंगी। हम जब कपड़े कहीं पे स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे जो विंटर के कपड़े होते हैं उनको हम बेड या किसी में भी रख देते हैं, तो साथ में वाइट गोलियां डाली जाती हैं, वाइट कलर की बॉल होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं नैप्थेलिन बॉल्स। वो इसलिए डालते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगें। नेक्स्ट सेशन में जब हम कपड़े निकालते हैं तो वहाँ पे हमें ये बॉल्स नहीं मिलती हैं, तो कहाँ चली जाती हैं, वो डायरेक्टली गैसेस बन के उड़ जाती हैं।
ठीक है, ये तो मैंने बता दिया सॉलिड से गैस बनने वाला एग्जांपल, सॉलिड से गैस बनने वाला एग्जांपल। इसके बाद मैं एक गैस से सॉलिड का एग्जांपल भी बता रहा हूं, गैस से सॉलिड का। हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो CO2 होती है। अगर मैं इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दूं और प्रेशर बढ़ा दूं तो ये भी क्या है, धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आना शुरू कर देगी। ये लिक्विड में नहीं आएगी, सॉलिड में आ जाएगी, बिना लिक्विड में आए तो डायरेक्टली सॉलिड में आ जाती है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2 और इसको अब ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस कुछ नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कैसे बनी, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ही टेम्परेचर रिड्यूस करके और प्रेशर बढ़ा के वो सॉलिड फॉर्म में लेके आ गए, वही है हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बताने वाला हूँ कि इवेपोरेशन रेट, इवेपोरेशन क्या होता है और किन चीज़ों से इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें प्रोसेस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड स्टेट चेंजेस टू गैसेस और वेपर। यही प्रोसेस है इवेपोरेशन। हमने ये पढ़ा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। ओके, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं। इवेपोरेशन होता कैसे वो भी मैंने बता दिया। पार्टिकल हैं सॉलिड के या कोई भी लिक्विड के, लिक्विड पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इनके बीच में जो भी पहले स्पेस था हमने काइनेटिक एनर्जी इनमें बढ़ाई थी। और ये कैसे बढ़ाई थी, टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ाई थी, जिनके बीच में जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स थे तेज़ मूव होने लग गए थे। तेज़ मूव होने की वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा था और ये फ्री हो गए थे। फ्री होते ही पार्टिकल्स अपने गैसेस स्टेट में आना शुरू हो गए। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम इवेपोरेशन को तेज और कम कर सकते हैं। द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जहाँ पे भी ये वर्ड रेट आ जाए ना तो इसको समझ जाओ कि उस चीज़ को हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो हम कंपेयर करेंगे इवेपोरेशन को टाइम से कि कितने टाइम में इवेपोरेशन तेज होता है और कम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं इंक्रीज इन टेम्परेचर कर दूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये तो भाई अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन तेज़ होने लगेगा। और ये देखते भी हो कि पहले तुम 50 डिग्री पे कोई चीज़ बॉईल करो और उसी को तुम 100 या 150 डिग्री पे कर दोगे तो वो और तेज़ इवेपोरेट होने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके बीच में फोर्स, जिसकी वजह से इनके बीच का फोर्स जो है वो टूटने लगता है और फोर्स टूटने लगेगा तो अपनी स्टेट में चेंज करने लगेगा। ठीक है। सेकंड है, अगर मैं इसी का एक बता देता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे। डिक्रीज करेंगे अगर हम टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होते ही पार्टिकल्स पास आने लगेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में बनने लगेगा। दूसरा है कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि जिसमें हमने मैटर रखा हुआ है वो कितना एरिया ले रहा है। ठीक है। तो सपोज पहले मैंने क्या किया था कि एक गिलास या किसी एक बर्तन में पानी लिया था और धूप में रख दिया। ठीक है। तो वो पानी कितने दिन में और कितने टाइम में इवेपोरेट होगा, शायद टाइम ज़्यादा ले लेगा। लेकिन अगर उसी पानी को मैं किसी फर्श पे या फ्लोर पे फैला दूं, मतलब सरफेस बढ़ गया। सरफेस बढ़ने की वजह से वो देखोगे आप आधे घंटे या 1 घंटे में इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया
कि पहले जो हमने किसी कंटेनर में रखा था उसका एरिया जो था, कंटेनर का एरिया कम था, जिसकी वजह से लिक्विड भी कम एरिया ले रहा था, तो इवेपोरेशन धीरे धीरे हो रहा था। जैसे ही हमने उसको फैला दिया, फैलाने पे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन रेट भी बढ़ गया। तो अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी तेज होने लग जाता है, इवेपोरेशन भी तेज होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया रिड्यूस करोगे, ये रिड्यूस करोगे तो इवेपोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी चीज है कि अगर मैं ह्यूमिडिटी को बढ़ा दूं या कम कर दूं तो क्या होगा। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी होती क्या है पहले तो ये जान लो। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन तो चलता ही रहता है, तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा रहते हैं। तो ह्यूमिडिटी को उसी को बोला जाता है कि कितना वाटर वेपर है हमारे पास हवा में। ओके, तो अगर मैं ह्यूमिडिटी को बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन क्या होगा, तेज होगा या कम होगा। इवेपोरेशन कम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, रीज़न बता देता हूँ मैं। सपोज ये हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब है कि इसके पार्टिकल्स, वाटर वेपर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसके अंदर वाटर वेपर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा हैं तो और पार्टिकल जाने के लिए स्पेस तो कम ही होगा, स्पेस तो बहुत कम बचा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ने पहले से जगह घेरी हुई है, पार्टिकल्स ने जगह पहले से घेरी हुई है। तो इस वजह से वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं बाद में जो आ रहे हैं वो उनको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इवेपोरेशन रेट कम होने लगेगा। और अगर मैं ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर दूं, रिड्यूस करने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मैंने कम कर दिए, हवा में वाटर वेपर के पार्टिकल्स कम कर दिए, तो स्पेस है तो और भी पार्टिकल जल्दी जल्दी जाएंगे और जगह ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका कि अगर मैं विंड स्पीड बढ़ा दूं, फोर्थ है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर मैं हवा की स्पीड बढ़ा दूं, तो हमने देखा भी होता है कि हवा चलते तो कपड़े जल्दी ही सूखते हैं। होता क्या है कि जब हवा, यहाँ पे सपोज वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं या ह्यूमिडिटी है, जब हवा चलेगी तो हवा इनको अपने साथ ले जाएगी, विंड क्या करेगी, इनको अपने साथ ले जाएगी, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा, तो इवेपोरेशन जो हो रहा है वो पार्टिकल्स आते रहेंगे इसमें, फिर से हवा चलेगी तो वो और ले जाएगा। तो क्या करेगी, हवा क्या कर रहे हैं, हवा वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हटा रही है, जिसकी वजह से जगह बन रही है और नए पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो अगर हम विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, और अगर विंड स्पीड कम कर देंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ख़त्म हो जाता है। फिर मैं बताने वाला हूँ कि इवेपोरेशन जब होता है तो हमारे आसपास हमें ठंडा महसूस होता है, क्यों होता है, रीज़न पढ़ने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो जब भी इवेपोरेशन हो रहा होता है तो हमारे आसपास हमें ठंडा महसूस होता है, कॉजेज कूलिंग। रीज़न मैं बताता हूँ, देखा होगा पहले एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब हम कहीं गर्मी से बाहर आते हैं, हमारे ऊपर पसीना आ रखा होता है, हम जैसे ही हवा में बैठते हैं हमें ठंडा महसूस होता है। तो होता क्या है, वो स्वेट जो आया है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ मैं। होता क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो पार्टिकल, कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स, हीट एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं।
तो पार्टिकल पहले टेम्परेचर कम होगा तो ये इवेपरेट नहीं करेंगे, जैसे ही हीट मिलती है इनको इवेपरेट होने लगते हैं, तो जो वाटर वेपर के पार्टिकल हैं और वाटर के पार्टिकल हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, ओके। इसमें एक मिनट स्टॉप करना। ठीक है, हाँ जी, हमने देखा होगा कि जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी रख देते हैं, किसी गिलास में ठंडा पानी रख देते हैं, तो उस पे जैसे गिलास है, इसके अंदर हमारा ठंडा पानी भरा है, तो हम देखते हैं कि इसके सरफेस पे पानी की बूंदें तैर रही होती हैं, पानी की बूंदें फ्लो कर रही होती हैं। तो पानी की बूंदें आई कहाँ से हैं ये जानने वाले हैं हम। गिलास में से तो पानी बाहर आया नहीं है, तो है क्या कि गिलास में ठंडे पानी की वजह से गिलास का सरफेस जो है वो ठंडा हो रखा है। तो हमारे इस गिलास के आसपास जो भी वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं ना, वो इसके कांटेक्ट में आते ही कंडेंस हो गए। कंडेंस हो गए मतलब उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो गैसेस पार्टिकल थे लिक्विड में आके फ्लो करने लगे। तो इस वजह से इसके सरफेस पे ये हमें पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद एक इवेपरेशन कॉज कूलिंग का एक और एग्जांपल देने वाला हूँ। हमारे पास हम देखते हैं कि गर्मियों में हम छत पे पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं वो इसलिए ताकि छत ठंडी हो जाए। तो हम डालते इसलिए हैं, ये हमारे पास रूफ़ है, इस पर हमने ऊपर पानी डाल दिया, ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी इवेपरेट ही होगा, इवेपरेट होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये इवेपरेट होते टाइम हमारे जो छत है, छत का जो सरफेस है, इसमें जो हीट थी उस हीट को लेके इवेपरेट हो रहा है। ये पानी हीट को लेके इवेपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी छत ठंडी हो जाती है और हमें ठंडा महसूस होता है। हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और हम जल्दी ही नए चैप्टर की नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।